Hello student, myself Dr. Anu Shival and today's topic of online lecture is examples of vector subspace। और इससे अर्लियर जो ऑनलाइन लेक्चर था उसके अंदर हम वेक्टर सबस्पेस की डेफिनेशन और उसके रिगार्डिंग कुछ थ्योरम्स स्टडी कर चुके हैं और उन्हीं थ्योरम्स की हेल्प से इस लेक्चर के अंदर हम कुछ सेट्स हैं उनको वेक्टर सबस्पेस प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल नंबर फर्स्ट लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आपको दिया गया है कि प्रूव दैट द सेट W इक्वल्स टू ए बी एंड थर्ड जो टपल है वो हमारे पास में ज़ीरो है, जहाँ पर ए बी फील्ड का एलिमेंट है, इज़ अ सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस V3F। ये एग्जाम्पल जो है, जब मैंने वेक्टर सब स्पेस की डेफिनेशन पढ़ाई थी तब भी मैंने आप लोगों को एज अ होम असाइनमेंट दिया था और उसमें यहाँ पर V3F की जगह आपको R3R दिया हुआ था। तो सेम वही है यहाँ पर, और V3 जो है वो एक्चुअल में यहाँ डिफ़ाइन किया गया है और ये भी एक 3 टपल एलिमेंट का सेट है और इसका हमने एक सबसेट लिया है W और उसके एलिमेंट्स जो हैं वो कुछ इस तरीके की हैं कि उसमें जो थर्ड टपल आ रहा है वो हमारे पास में क्या है, ज़ीरो है, और बाकी के जो उसके दो टपल हैं वो हमारे फील्ड के एलिमेंट हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि क्या जो W है वो इस V3F का एक वेक्टर सबस्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को सेट का स्ट्रक्चर समझना है कि सेट के जो स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास में किस तरीके के दिखते हैं और W जो उसका सबसेट लिया है उसके एलिमेंट हमारे पास में किस तरीके के होंगे। तो यहाँ V3F में आपको इजीली दिखाई दे रहा है कि 3 टपल का एक एलिमेंट है हमारे पास में, यानी कि एक इस तरीके का कुछ इसके अंदर एलिमेंट आएगा, जैसे मान लीजिए 1 2 3, ये जो एलिमेंट है हमारे V3F के अंदर बिलोंग कर जाएगा, जहाँ पर 1 2 3 एलिमेंट्स जो है वो फील्ड से लिया गया है, या हो सकता है 1 -1 और 2, इस तरीके के एलिमेंट्स जो हैं वो V3F में बिलोंग करेंगे। और 2 1 0 और ले लीजिए कोई भी एलिमेंट 0 1 3, ये सभी एलिमेंट जो हैं वो V3F के एलिमेंट होंगे अगर ये जो टपल्स है हमारे पास में वो किसके एलिमेंट हो, फील्ड के एलिमेंट हो। तो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया कि V3F के अंदर कुछ इस तरीके के एलिमेंट बिलोंग करेंगे और W जो हमारे पास में सबसेट है उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे उसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगा है कि उसका जो थर्ड टपल है वो क्या होना चाहिए, हमारे पास में ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि V3F के सिर्फ वही टपल W के अंदर बिलोंग करेंगे जिनके अंदर क्या होगा, उसका थर्ड टपल ज़ीरो होगा। तो अगर हम इन सभी एलिमेंट्स में से देखें तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो थर्ड नंबर का एलिमेंट है ये हमारे W के अंदर बिलोंग करेगा, क्योंकि इसका थर्ड जो टपल है वो क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो ये हमें सेट का स्ट्रक्चर समझने के लिए हमने यहाँ कुछ एलिमेंट्स लिए थे ताकि हमें पता लगे कि हमारे सेट के अंदर आने वाले एलिमेंट्स जो हैं वो किस टाइप के हैं। तो दोनों सेट को हमने अच्छे से समझ लिया है। उसके बाद में अब हमें प्रूफ करना है कि W जो है वो V3F का सबसेट तो है, पर क्या वो इसका वेक्टर सबस्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे थ्योरम का स्टेटमेंट यूज़ करेंगे जो हमने लास्ट थर्ड थ्योरम पढ़ी थी, उसी के स्टेटमेंट से हम प्रूफ करेंगे कि W इसका सबस्पेस बनेगा या नहीं। थ्योरम का स्टेटमेंट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि अगर A और B F के हमने दो एलिमेंट लिए हैं, अल्फ़ा बीटा हमने W के कोई एलिमेंट लिए हैं, W जो हमारा नॉन एम्प्टी सबसेट है, और अगर W के एलिमेंट इस जो कंडीशन है, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इसको अगर सेटिस्फाइड करता है कि A को हमने अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया, B को हमने बीटा से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में उनका सम करके जो भी हमारा रिजल्ट आया वो वापस अगर W के अंदर ही बिलोंग कर जाए तो W हमारा क्या बन जाता है, सब स्पेस बन जाता है, वेक्टर सब स्पेस बन जाता है हमारा। जो भी वेक्टर स्पेस आपको दे रखा है उसका ये क्या बन जाएगा, वेक्टर सब स्पेस बन जाएगा। तो अब इसी थ्योरम के स्टेटमेंट से हम क्या करेंगे, हमने W के अंदर से यहाँ दो एलिमेंट लिए हैं, अल्फ़ा और बीटा। अब अल्फ़ा और बीटा का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का होगा कि फर्स्ट टू टपल जो है वो तो नॉन ज़ीरो हैं और थर्ड जो टपल है वो हमारे पास में क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये दोनों एलिमेंट ज़ीरो भी हो सकते हैं, बट यहाँ मेन जो रेस्ट्रिक्शन है वो क्या है कि थर्ड टपल तो आपको नेसेसरीली ज़ीरो लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने एक टपल लिया A1 B1 0 जो कि W के अंदर बिलोंग कर रहा है और इसके A1 और B1 एलिमेंट जो है वो F में बिलोंग कर रहे हैं। इस तरीके से हमने दूसरा टपल लिया A2 B2 0 और A2 B2 जो है वो फील्ड के एलिमेंट है। यही हमारे W की रेस्ट्रिक्शन है कि इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो कहाँ से लिए जाएंगे, F से लिए जाएंगे।
अब हमें प्रूफ क्या करना है कि हमें दो एलिमेंट जो है वो हमारे फील्ड से लेने हैं, तो हमने पी क्यू दो एलिमेंट फील्ड से ले लिए। अब हमें ये लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है, पी को अल्फा से क्यू को बीटा से मल्टीप्लाई करके, और ये दिखाना है कि आने वाला जो एलिमेंट है वो अगर वापस डब्ल्यू में बिलोंग कर गया तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, हमारा वेक्टर सब स्पेस बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पी को अल्फा से मल्टीप्लाई किया, क्यू को हमने बीटा से मल्टीप्लाई किया। और टपल्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये एक स्केलर है और इसको हमें क्या करना है, टपल से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हर एक एलिमेंट से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो p को हम a1 से मल्टीप्लाई करेंगे, p को हम b1 से मल्टीप्लाई करेंगे, p को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास में, 0। इसी तरीके से क्या होगा, q को हम अंदर लेके जाएंगे टपल के अंदर, तो उसका रिजल्ट कुछ इस तरीके का आएगा। फिर जब हम दो टपल को ऐड करते हैं तो जो एलिमेंट की प्लेस वैल्यू होती है उसी प्लेस वैल्यू का एलिमेंट उसमें क्या होता है, ऐड होता है, जस्ट लाइक मैट्रिक्स। तो PA1 में क्या ऐड हो जाएगा, QA2, PB1 में क्या हो जाएगा, QB2 ऐड हो जाएगा, और 0 + 0 करेंगे तो मेरे पास में क्या जाएगा, 0 जाएगा। अब ये जो आने वाला जो टपल है वो W के अंदर बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, ये W के सेट की रेस्ट्रिक्शन पे डिपेंड करता है। तो सेट की रेस्ट्रिक्शन क्या है कि थर्ड टपल 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा थर्ड जो टपल है वो क्या है, 0 है। उसके बाद में दिया हुआ है कि ए और बी जो फर्स्ट टू टपल्स है वो फील्ड के एलिमेंट होने चाहिए। तो हमें क्या दिखाना है कि PA1 और QA2 का जो ये सम है वो किस में जाना चाहिए, फील्ड में। तो ये चीज़ हम कैसे प्रूफ करेंगे, PQ आपने F के एलिमेंट लिए थे, A1 B1 A2 B2, ये आपने किसके एलिमेंट लिए थे, फील्ड के एलिमेंट लिए थे। तो यहाँ पर चूँकि F जो है वो फील्ड है ऑलरेडी, तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए और एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा। तो उन्हीं क्लोजर प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने क्या प्रूव कर दिया कि PA1 + QA2 फील्ड का एलिमेंट है, और PB1 + QB2 सॉरी, ये भी किसका एलिमेंट है, फील्ड का। तो ये दोनों टपल जो है वो फील्ड में बिलोंग करके थर्ड टपल जो है वो आपका 0 हो गया। दैट मीन्स ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो किसके अंदर बिलोंग कर जाएगा, W के अंदर बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, W इज़ अ सब स्पेस ऑफ V3F, यानी कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट किसी भी वेक्टर स्पेस का, उसको हमें किस तरीके से सब स्पेस बनाना है, हमें सिंपली ये थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो उससे सेटिस्फाइड कराना है। अगर ये नॉन एम्प्टी सबसेट इस थ्योरम के स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड कर देता है, इसका मतलब आपका जो सबसेट है वो क्या बन जाएगा, वेक्टर सब स्पेस बन जाएगा आपके वेक्टर स्पेस का। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो, उसमें हमें जो सेट दिया हुआ है उसमें 3 टपल एलिमेंट है ABC, और इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा है कि इनके अंदर जो एलिमेंट्स है ये ABC वो एक्चुअल में इस इक्वेशन को क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाइड करनी चाहिए। यानी कि A में अगर हम थ्राइस टाइम B को माइनस करें और फिर 4 टाइम्स C को उसमें ऐड करें, तो ये जो रिज़ल्ट है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मतलब W एक ऐसा सेट है जिसके टपल पे ये कंडीशन लगी हुई है, और जो एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा वही W के अंदर क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो हमें एक वेक्टर स्पेस V3R दिया गया है, और इस वेक्टर स्पेस का हमने एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया है, और इस सबसेट को हमें क्या प्रूफ करना है कि ये एक वेक्टर सब स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हमने दोनों हमारा जो वेक्टर स्पेस है और जो हमारा नॉन एम्प्टी सबसेट है उन दोनों का हमने स्ट्रक्चर लिख लिया। और ये स्ट्रक्चर लिखने के बाद में सबसे पहले हम हमारे इन सेट्स को समझेंगे कि इनके एलिमेंट्स किस तरीके के हैं। तो V3R जैसे मैंने अर्लियर भी आपको बताया है, ABC 3 टपल है, और ये तीनों टपल जो हैं वो किससे आ रहे हैं, रियल नंबर के सेट से आ रहे हैं। तो इनके एलिमेंट्स जो हैं वो 1 1 1 1 2 1 -1 2 1 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट टाइप के एलिमेंट्स आप इसमें बना सकते हैं। और W जो आपके पास में इसका सबसेट है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन ये है कि इसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, ये 3 टपल ऐसे होंगे जो इस इक्वेशन को क्या करने चाहिए, सेटिस्फाइड करने चाहिए। तो W जो है वो V3R का सबसेट है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि W हमारे पास में सब स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि W के एलिमेंट से हमें ये थ्योरम का स्टेटमेंट क्या करवाना है, प्रूफ करवाना है। तो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा दो एलिमेंट हमने W से लिए, और ये एलिमेंट हमारे पास में किस तरीके के हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2, जहाँ पर ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 आपके पास में रियल नंबर सेट से लिए गए हैं। और इन तीनों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या लगा हुआ है कि A1 में अगर थ्राइस टाइम B1 से मल्टीप्लाई करके उसको लेस किया जाए +4 C1 ऐड किया जाए तो ये रिजल्ट क्या देगा, 0 देगा।
इस तरीके से इस वाले टपल, इस वाले जो एलिमेंट है उसके प्रत्येक टपल पे ये कंडीशन लगी हुई है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये दो हमारे पास में इक्वेशन है, यहाँ से हमने A1 और A2 को जो है इन फॉर्म ऑफ B1 और C1 और A2 को B2 और C2 की फॉर्म में लिख लिया। अब हमने दो एलिमेंट जो हैं वो हमारे फील्ड से यानी कि R से लिए हैं PQ। अब हमें क्या दिखाना है कि इन दो एलिमेंट्स का अगर फील्ड के एलिमेंट के साथ साथ में लीनियर कॉम्बिनेशन लिया जाए तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन भी अगेन किस में जाना चाहिए, W में जाना चाहिए। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, P अल्फ़ा प्लस Q बीटा, इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के बाद में हमने क्या किया, A1 को हमने इन दो इक्वेशन से A1 और A2 को हमने रिप्लेस कर दिया। तो A1 और A2 की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। इसके बाद में P जो कि एक स्केलर है उसको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया। तो अर्लियर एग्जांपल में भी मैंने बताया था कि किस तरीके से एक स्केलर को एक इस तरीके के पेयर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे P जो है ये हर एक टपल के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से Q जो है वो भी हर एक टपल के साथ मल्टीप्लाई होगा। और जो ओवरऑल रिजल्ट है जिसको सॉल्व करने के बाद में वो हमारे पास में कुछ ये बन के आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे हमें सिर्फ मल्टीप्लाई और सम करना है टर्म्स का, तो आप इजीली कर सकते हैं जैसे मैंने अर्लियर एग्जांपल में करके दिखाया था। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि मल्टीप्लाई और एडिशन करने के बाद में हमारे पास में कुछ इस तरीके का क्लास में स्ट्रक्चर बचा। तो ये आपका टपल फर्स्ट है, यानी कि ये जो एलिमेंट है W का, उसके अंदर फर्स्ट टपल आपके पास में ये है, सेकेंड टपल आपके पास में ये है, थर्ड टपल आपके पास में ये है। अब W के एलिमेंट पे कंडीशन क्या है कि अगर हम इन तीनों का मान इस तरीके के स्ट्रक्चर में रखें, यानी कि ये जो A1 है इसमें से 3 टाइम हम अगर इसको लेस करें और 4 टाइम इसको हम ऐड करें तो ओवरऑल रिजल्ट जो है वो हमारे पास में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या मान लिया, ये जो पहला टपल है इसको मैंने x मान लिया, दूसरा टपल जो है मैंने इसको जो टपल के अंदर रिपीटेटिव टर्म्स आ रही हैं उसमें PB1 प्लस QB2 को मैंने x मान लिया और PC1 प्लस QC2 को मैंने y मान लिया, क्योंकि ये टर्म्स जो है वो क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है और इन्हीं पे हमें कैलकुलेशन करनी है। तो मैंने इसको x और इसको y मान लिया। तो जो ये इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो हमारे पास में रिड्यूस हो जाएगा। 3x इस पूरे की जगह मैंने x पुट कर दिया, माइनस 4y इस पूरे की जगह मैंने y पुट कर दिया, और ये जो टर्म है वो भी यही है तो इसको मैंने x से रिप्लेस कर दिया, इसको मैंने y से रिप्लेस कर दिया। अब मुझे दिखाना क्या है कि अगर इस फर्स्ट टपल में इसका थ्राइस टाइम माइनस किया जाए प्लस 4 टाइम ये जोड़ा जाए तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ओवरऑल रिजल्ट जो है हमारे पास में 0 आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो किस में बिलोंग कर गया, W में बिलोंग कर गया, यानी कि W जो है वो क्या है, आपका एक वेक्टर सब स्पेस है V3R का। तो इसी तरीके से जो बाकी के एग्जाम्पल्स हैं वो हम प्रूफ कर सकते हैं। आपको एक वेक्टर स्पेस दिया जाएगा, उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट दिया जाएगा, आपको उस सबसेट को वेक्टर सब स्पेस प्रूफ करना है। तो आपको जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट उस नॉन एम्प्टी सबसेट से फुलफिल कराना होगा। अगर कोई भी सबसेट उस थ्योरम के स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड करता है, इसका मतलब वो सबसेट क्या बन जाएगा, सब स्पेस बन जाएगा आपके वेक्टर स्पेस का। अब इसी के बाद में इसी टॉपिक में अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो सब स्पेस के ऊपर हमें 2 थ्योरम और दे रखी है, जिसमें से फर्स्ट थ्योरम है इंटरसेक्शन के ऊपर और दूसरी जो थ्योरम है वो है यूनियन के ऊपर। तो सबसे पहले हम इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब स्पेसेस देख लेते हैं। तो इसके अंदर थ्योरम का स्टेटमेंट है कि अगर 2 सब स्पेस W1 और W2 हैं आपके किसी भी वेक्टर स्पेस के, अगर आप इनका इंटरसेक्शन लें तो वो भी क्या होगा, एक सब स्पेस बनेगा वेक्टर स्पेस का। तो सिंपली हमें क्या करना है, इनके इंटरसेक्शन को अगेन एक सब स्पेस प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम W1 और W2 का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। W1 और W2 ऑलरेडी एक सब स्पेस है, ये हमें लेकर चलना है और इनके इंटरसेक्शन को हमें क्या करना है, एक सब स्पेस प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो हम कहते हैं कि W1 और W2 का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, हमारे VF का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। सबसे पहले आपको ये दिया जाता है कि आप एक वेक्टर स्पेस का नॉन एम्प्टी सबसेट लेते हैं और इसी नॉन एम्प्टी सबसेट को आपको क्या दिखाना होता है, सब स्पेस दिखाना होता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 जो है वो मतलब एम्प्टी नहीं है, इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो बिलोंग करेगा। तो ये हम कैसे चेक करेंगे, अब W1 चूँकि एक सब स्पेस है तो वो खुद भी एक वेक्टर स्पेस होगा
और वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन से उसके अंदर ज़ीरो वेक्टर बिलोंग करेगा। इसी तरीके से W2 भी एक सब स्पेस है और ये वेक्टर स्पेस भी होगा, तो उसके अंदर भी ज़ीरो वेक्टर क्या करेगा, बिलोंग करेगा। जो एलिमेंट W1 में है और W2 में है, ऑब्वियसली वही एलिमेंट इनके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी एलिमेंट जो दोनों में आ रहा हो वही उनके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करता है। तो यहाँ पर ज़ीरो W1 में भी आ रहा है, W2 में भी आ रहा है, इसका मतलब ज़ीरो जो है W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर भी बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब जो W1 इंटरसेक्शन W2 है वो एक एम्प्टी सेट नहीं है। यहाँ पे डज नॉट इक्वल्स टू 5 का मतलब क्या है कि W1 इंटरसेक्शन W2 जो है वो एक एम्प्टी सेट नहीं है, वो एक नॉन एम्प्टी क्या है, सबसेट है हमारे वेक्टर स्पेस का। अब हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट तो है। अब हमें क्या दिखाना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 क्या है, एक सब स्पेस है। तो उसको सब स्पेस दिखाने के लिए वही हम थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर इससे प्रूफ करवाएंगे। तो थ्योरम का स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, W1 इंटरसेक्शन W2 से दो एलिमेंट लिए, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा दो एलिमेंट जो हैं वो W1 इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग कर रहे हैं। अब अगर अल्फा इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है तो अल्फा W1 में भी बिलोंग करेगा और W2 में भी बिलोंग करेगा। बीटा अगर कोई एलिमेंट दो सब स्पेस के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वो एलिमेंट W1 में बिलोंग करेगा और W2 में भी बिलोंग करेगा। सिंपल, हमने इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी से ये वाली लाइन लिखी है। इंटरसेक्शन का मतलब ही ये होता है कि कोई एलिमेंट अगर दो सेट्स के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वो एलिमेंट उन दोनों सेट्स के अंदर क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर अगर अल्फा बीटा W1 और W2 के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब अल्फा और बीटा दोनों एलिमेंट W1 और W2 के अंदर क्या है, कॉमन है, यानी कि वो दोनों के अंदर बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पर दोनों एलिमेंट W1 और W2 के अंदर बिलोंग कर गए। अब ऑलरेडी हम जानते हैं कि W1 और W2 क्या है, सब स्पेस है ऑलरेडी। इसका मतलब अगर ये सब स्पेस है तो सब स्पेस की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाइड करके आए होंगे और ये उस थ्योरम के स्टेटमेंट को भी सेटिस्फाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, W1 और W2 से उस थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो सेटिस्फाइड कराया। तो हमने A B फील्ड के दो एलिमेंट लिए, अल्फा बीटा W1 के दो एलिमेंट लिए, तो इसका मतलब A अल्फा और B बीटा जो है वो भी किस में बिलोंग कर जाएगा, W1 में। इसी तरीके से A और B हमने फील्ड के एलिमेंट लिए, अल्फा बीटा W2 के एलिमेंट लिए, तो A अल्फा प्लस B बीटा भी W2 में क्या हो जाएगा, बिलोंग कर जाएगा। ये थ्योरम का स्टेटमेंट था जो W1 और W2 ने फुलफिल किया, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी क्या हैं, सब स्पेस हैं। तो जो चीज़ W1 में भी बिलोंग कर रही है और W2 के अंदर भी बिलोंग कर रही है, वो ऑब्वियसली इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगी। इसका मतलब A अल्फा प्लस B बीटा जो है वो हमारे पास में W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर भी बिलोंग कर गया। दैट मीन्स W1 इंटरसेक्शन W2 ने क्या किया, हमारी थ्योरम के स्टेटमेंट को फुलफिल किया। इसका मतलब W1 इंटरसेक्शन W2 हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा, वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा VF का। इसी के अंदर आगे कंटिन्यू करेंगे, यूनियन की यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस अगेन एक सब स्पेस बनता है या नहीं बनता है। इंटरसेक्शन वाली थ्योरम में हमारे पास में जनरलाइजेशन भी है, आप चाहे तो घर पे उस पर सेल्फ असाइनमेंट उसको लेकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। जनरलाइजेशन में ये है कि अगर आप सिर्फ दो सब स्पेसेस का इंटरसेक्शन ना लें, तीन सब स्पेसेस का इंटरसेक्शन ले, तो क्या अगेन वो एक वेक्टर सब स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। तो जो इंटरसेक्शन वाली थ्योरम है आप उसको जनरलाइज भी कर सकते हैं, दो की जगह तीन सब स्पेस ले लीजिए, चार सब स्पेस ले लीजिए, आप जितने चाहते सब स्पेस लेकर उनका इंटरसेक्शन करके और चेक कर सकते हैं कि क्या वो अगेन एक सब स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। अब यूनियन की बात करते हैं, तो यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस एक वापस से सब स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए या हम एक एग्जाम्पल का यूज़ कर रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल लिया है मैंने W1 और W2, ये दो हमारे पास में क्या है, सब स्पेस हैं। V3R के ये क्या है, दो वेक्टर सब स्पेसेस हैं। अब ये वेक्टर सब स्पेसेस कैसे बने, आप चाहें तो इन्हें प्रूफ करके देख सकते हैं। क्वेश्चन में ये गिवन होता है कि ये ऑलरेडी क्या है, एक सब स्पेसेस है, लेकिन आप चाहें तो इसे एज एन एक्सरसाइज लेकर फ्रीली इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि क्या ये V3R के दो सब स्पेसेस बनेंगे या नहीं बनेंगे। लेकिन जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको दिया होगा ऑलरेडी कि ये दो सब स्पेसेस हैं, तो एग्ज़ाम में आपको इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या ये एक सब स्पेस है या नहीं है। यहाँ मेन जो टास्क है वो हमारा ये है
कि W1 और W2 दो आपको सब स्पेस ऑलरेडी दे रखे हैं, आपको इनका यूनियन लेना है और यूनियन लेने के बाद में आपको चेक करना है कि क्या इन दो सब स्पेसेस का यूनियन अगेन एक सब स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम W1 यूनियन W2 के स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसके एलिमेंट्स किस तरीके से आएंगे। तो W1 यूनियन W2 के अंदर अल्फ़ा टाइप के एलिमेंट्स होंगे और ये अल्फ़ा या तो A00 होगा या 0B0 होगा, दोनों में से किसी भी टाइप का एलिमेंट्स हो सकता है। यूनियन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि यूनियन के अंदर या तो W1 के एलिमेंट बिलोंग करेंगे या W2 के एलिमेंट बिलोंग करेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो एलिमेंट इसमें भी है वही यूनियन के अंदर आए। यूनियन का मतलब है कि कुछ एलिमेंट इसमें होंगे वो भी यूनियन में आएंगे, कुछ एलिमेंट इसमें होंगे वो भी यूनियन में आएंगे, कुछ इन दोनों में कॉमन भी होंगे वो भी इसके अंदर बिलोंग कर जाएंगे ना। तो एक बार आप इंटरसेक्शन और यूनियन अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप इंटरसेक्शन और यूनियन की डेफिनेशन जो है वो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने यूनियन जो है वो इस तरीके का सेट लिया है जिसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो या तो A00 होंगे या 0B0 होंगे, यानी कि हो सकता है उनके लास्ट 2 टपल 0 हो या हो सकता है उनके फर्स्ट और लास्ट टपल जो है वो क्या हो 0 हो, और जो टपल हमारे पास में रिमेनिंग है वो किसके एलिमेंट होंगे, रियल नंबर सेट से लिए गए हैं। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि V3R की उपसमिष्टि नहीं है, ये W1 यूनियन W2 यहाँ पर लिखा हुआ है कि V3R की उपसमिष्टि नहीं है। अभी क्यों नहीं है वेक्टर सब स्पेस, ये यहाँ पर बताया गया है कि अल्फ़ा और बीटा आपने कोई दो एलिमेंट ले लिए और A00 0B0, अगर ये एक सब स्पेस है तो ये जो हमारी थ्योरम थी सब स्पेस की उसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो हम इससे हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो सेटिस्फाइड करवा के देखते हैं। अगर ये सेटिस्फाइड कर देगा तो ये सब स्पेस बन सकता है, अगर इसने सेटिस्फाइड नहीं किया तो ये सब स्पेस नहीं बनेगा। तो यहाँ हमने P और Q दो फील्ड के एलिमेंट लिए, अल्फ़ा बीटा हमने W1 यूनियन W2 के दो एलिमेंट लिए, इनका हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया। लीनियर कॉम्बिनेशन लेने के बाद में जब हमने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में फाइनल जो एलिमेंट है वो कुछ इस तरीके का बना, PA PQ एंड 0। तो यहाँ हमने देखा कि W1 यूनियन W2 के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लेने के बाद में जो रिजल्टेंट एलिमेंट है वो हमें ये मिला, बट ये एलिमेंट जो है वो W1 यूनियन W2 के अंदर बिलोंग नहीं कर सकता, क्योंकि W1 यूनियन W2 के एलिमेंट कुछ इस तरीके के दिखने चाहिए, या तो उनके लास्ट 2 टर्म्स 0 हो या उनकी फर्स्ट और थर्ड टर्म 0 हो। लेकिन यहाँ आपने क्या देखा कि इसकी सेकेंड टर्म जो है वो नॉन ज़ीरो है और यहाँ पर इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो भी नॉन ज़ीरो है, यानी कि ये जो टपल है वो इन दोनों में से कोई सा भी स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये एलिमेंट जो है वो W1 यूनियन W2 के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब जो यूनियन है दो सब स्पेसेस का वो अगेन एक सब स्पेस नहीं बनता। लेकिन किस कंडीशन में हम एक दो सब स्पेसेस का यूनियन जो है वो अगेन एक सब स्पेस बना सकते हैं, तो उसकी हमने एक कंडीशन ली है और उसी को हमने एक थ्योरम की फॉर्म में प्रूफ किया है। देख लेते हैं इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होगा। द यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस W1 एंड W2 ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF इज अ सब स्पेस इफ़ एंड ओनली इफ़। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब कोई एक सब स्पेस दूसरे सब स्पेस के अंदर क्या हो जाए, पूरी तरीके से कंटेन्ड हो जाए, तभी दो सब स्पेसेस का यूनियन अगेन जो है वो क्या बन सकता है, सब स्पेस बन सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी पूछा जाए कि क्या दो सब स्पेसेस का यूनियन अगेन एक सब स्पेस होता है, तो वो हमेशा सब स्पेस नहीं बनता। सब स्पेस तभी बनेगा जब एक सब स्पेस दूसरे सब स्पेस में क्या हो, पूरी तरीके से कंटेंट हो। इसको मैंने यहाँ वेन डायग्राम से भी दिखाया है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा W1 या तो W2 के अंदर कंटेंट हो जाए, या W2 W1 के अंदर अगर कंटेंट हो गया पूरी तरीके से, इसी केस में W1 और W2 का यूनियन जो है वो अगेन क्या बनेगा, एक सब स्पेस बनेगा। तो इसको प्रूफ करते हैं। माना W1 और W2 VF की दो वेक्टर सब स्पेसेस हैं, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको साथ में ये भी दिया हुआ है कि या तो W1 W2 का सबसेट हो गया, या कंटेंट बोलेंगे यहाँ पर हम कि W1 पूरी तरीके से W2 में क्या हो जाए, कंटेंट हो जाए, या W2 पूरी तरीके से क्या हो जाए, W1 के अंदर कंटेंट हो जाए। कंटेंट का मतलब हुआ कि W1 के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो किससे आ रहे हैं, W2 से ही आ रहे हैं। एक्चुअल में ये एक W2 का छोटा सा पार्ट है
और W2 की जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हीं से हमारा क्या बना हुआ है, W1 बना हुआ है। और अगर W2 W1 में कंटेंट कर रहा है, इसका मतलब है कि W2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किससे लिए जा रहे हैं, एक्चुअल में W1 से ही लिए जा रहे हैं। तो कंटेंट का मतलब ये हो गया कि पूरी तरीके से W1 के अंदर क्या है, समाहित है, और यहाँ पर W1 जो है वो पूरी तरीके से W2 के अंदर समाहित है। तो अगर इस कंडीशन को लिया जाए तो हम क्या लिखेंगे कि W1 यूनियन W2 क्या होगा, या तो वो W2 होगा पूरी तरीके से या W1 होगा। यहाँ पर फिर से आपको अगर यूनियन की डेफिनेशन नीचे से आती है तो आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। इसका मतलब समझिए, W1 और W2 का यूनियन, और यूनियन के अंदर वही एलिमेंट बिलोंग करते हैं जो या तो W1 में हो या W2 में हो। तो अगर W1 पूरी तरीके से किसमें, W2 में बिलोंग कर गया, यानी कि ये पूरा का पूरा W1 W2 के अंदर समाहित हो गया, तो हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हम क्या देखेंगे कि यूनियन के अंदर जो एलिमेंट W1 के हैं वही एलिमेंट हमारे पास में किसके हैं, W2 के हैं। तो जब हम इनका यूनियन लेंगे तो हमारे पास में पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, एक तरीके से W2 निकल के आ जाएगा। और अगर हम ये वाली कंडीशन लेते हैं तो उसके अंदर दोनों का यूनियन जो है वो क्या निकल के आ जाएगा, W1 निकल के आ जाएगा। और जैसे ही W2 या W1 इनका यूनियन निकल के आएगा तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास में क्या है, सब स्पेस है। तो हमें यहाँ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि W1 यूनियन W2 किसी भी फॉर्म में एक सब स्पेस के क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, एक सदिश समष्टि बन जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है तो हम थ्योरम को दोनों तरफ से प्रूफ करेंगे। इस बार हम लेकर चलेंगे कि W1 W2 एक वेक्टर स्पेस है। तो हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे कि W1 या तो W2 में पूरी तरीके से समाहित है या W2 जो है वो W1 में पूरी तरीके से समाहित है। तो यहाँ हमने माना कि W1 जो है वो W2 के अंदर मतलब कंटेंट नहीं होता, उसका सबसेट नहीं है। ये हम लेकर चल रहे हैं और इसको कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन प्रूफ कर दें तो दूसरी कंडीशन आप ऑटोमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कंट्राडिक्शन लिया कि W1 जो है वो W2 के अंदर बिलोंग नहीं कर रही है। तो यहाँ कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होगा अल्फ़ा1 जो W1 के अंदर तो होगा लेकिन W2 के अंदर नहीं होगा। इस केस में जो हमारा वेन डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा कि W1 और W2 दोनों अलग अलग हमारे पास में क्या हो गए, सब स्पेस हो गए। हो सकता है इनका कुछ पार्ट कॉमन हो और हो सकता है इनका कोई भी पार्ट कॉमन नहीं हो। तो यहाँ पर कोई एलिमेंट अल्फ़ा1 हमने ऐसा लिया जो W1 में तो बिलोंग कर रहा है लेकिन W2 के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। तो मान लिया अगर अल्फ़ा1 W2 के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा तो हमने कोई दूसरा एलिमेंट ले लिया अल्फ़ा2 जो W2 के अंदर बिलोंग कर रहा है। तब अल्फ़ा1 W1 का एलिमेंट है, अल्फ़ा2 W2 का एलिमेंट है। तो अल्फ़ा1 इनके यूनियन में भी बिलोंग करना चाहिए और अल्फ़ा2 जो है वो भी क्या होना चाहिए, यूनियन के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि अगर अल्फ़ा1 और अल्फ़ा2 W1 यूनियन W2 के अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो इन दोनों एलिमेंट का सम भी W1 यूनियन W2 के अंदर बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि हम मान कर चल रहे हैं कि ये क्या है, एक सब स्पेस है और सब स्पेस क्या होगा, एक वेक्टर स्पेस होगा। और वो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी से एडिशन के लिए क्या करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा। तो यानी कि अल्फ़ा1 और अल्फ़ा2 का एडिशन जो है वो किस में बिलोंग करना चाहिए, W1 यूनियन W2 के अंदर बिलोंग करना चाहिए। अब कोई एलिमेंट अगर यूनियन के अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वो एलिमेंट या तो W1 का एलिमेंट था या वो W2 का एलिमेंट था, तभी वो उन दोनों की यूनियन में बिलोंग किया। तो यहाँ पर हमने लिखा कि अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा2 या तो W1 में बिलोंग करेगा या वो पूरा एलिमेंट किसका होगा, W2 का एलिमेंट हो। लेकिन अगर अल्फ़ा2 W2 का एलिमेंट है और अल्फ़ा1 प्लस अल्फ़ा2 W2 में अगेन बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर अगेन W2 एक क्या है, सब स्पेस है, और सब स्पेस है तो वेक्टर स्पेस भी होगा। और वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन का यूज़ करते हुए हमने देखा कि अल्फ़ा1 प्लस अल्फ़ा2 में से अगर हम अल्फ़ा2 का एडिटिव इन्वर्स लेकर उसको इसमें से माइनस करें तो यहाँ पर क्या दिखेगा कि अल्फ़ा1 जो है वो W2 के अंदर क्या हो गया, बिलोंग कर गया।
जबकि हमने स्टार्टिंग में माना था कि अल्फ़ा वन जो है वो W2 का एलिमेंट नहीं है। यानी कि जो हमने कंसिडर किया था ये क्या आ गया, उसका कंट्राडिक्शन आ गया। इसका मतलब अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू W2 के अंदर बिलोंग नहीं करना चाहिए था। अगर अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू W2 के अंदर बिलोंग नहीं किया तो हमने माना हो सकता है ये W1 का एलिमेंट हो। तो W1 का अगर एलिमेंट है तो सेम इसमें भी हम इसी तरीके से प्रूफ करेंगे। माना अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू W1 का एलिमेंट है और कोई अल्फ़ा वन जो है वो हमने W1 से ले लिया, यह मानकर चल रहे थे स्टार्टिंग से ही। तो इन दोनों एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन भी वापस किस में आना चाहिए, W1 के अंदर आना चाहिए, क्योंकि W1 एक सब स्पेस है और ये एक वेक्टर स्पेस भी है। तो उस प्रॉपर्टी से यहाँ पर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी W1 के अंदर बिलोंग करना चाहिए। लेकिन अल्फ़ा टू जो था वो हमने किसका एलिमेंट माना था, W2 का एलिमेंट माना था, और वो बिलोंग किस में कर गया, W1 में बिलोंग कर गया। इसका मतलब W2 जो है वो क्या हो जाएगा, W1 का सबसेट हो जाएगा। इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि W1 यूनियन W2 जो है वो इस कंडीशन को भी क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। तो इस थ्योरम को जो है वो एक बार आप फिर से रीड कीजिए और इसका जो जनरलाइजेशन दिया हुआ है वो भी आप एक बार ट्राई करके देखिए। तो आज के ऑनलाइन लेक्चर में बस इतना ही। ये वीडियो जो है वो आपको कॉलेज के यूट्यूब हैंडल पे प्लेलिस्ट ऑप्शन में BSc पार्ट 3rd ईयर मैथ्स में मिलेगा। थैंक यू।